नमस्कार साथियों, टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। ये उसी का 8वां एपिसोड है। इससे पहले हम लोग 7 एपिसोड देख चुके हैं। आज का सेशन भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित है। तो चलिए सेशन की शुरुआत हम लोग पिछले अभ्यास प्रश्न से करते हैं। पिछले अभ्यास प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। पहला ऑप्शन भारत का राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन भारत की न्यायपालिका और सी तीसरा ऑप्शन भारत की संसद और डी अंतिम ऑप्शन इनमें से कोई नहीं यानी नन ऑफ दी। तो इसका सही जवाब जो है बी ऑप्शन है यानी भारत की न्यायपालिका। अब हम लोग आज के सेशन पर आते हैं। आज के सेशन का पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य वोट दे सकते हैं। दूसरा, संघ राज्य क्षेत्रों में से केवल दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने के हकदार हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है या है, आपको बताना है। केवल एक, दूसरा केवल दो और सी एक और दो दोनों और डी ना तो एक और ना तो दो। इसका सही जवाब जो है डी ऑप्शन है यानी ना तो एक और ना तो दो। अब देखिए इसका विश्लेषण। मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो राष्ट्रपति है उसका चुनाव एक निर्वाचक मंडल के आधार पर होता है। निर्वाचक मंडल, इसमें कौन कौन लोग भाग लेते हैं कौन कौन नहीं वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। इसमें संसद के दोनों सदनों के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। दूसरा यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, जो विधानसभाएं हैं राज्यों की, जिसमें 28 राज्य और 2 यूटी। यूटी दो जो कौन कौन से हैं, एक तो हो गया दिल्ली और दूसरा पुडुचेरी। तो इन जो दो केंद्र शासित प्रदेश हैं इनकी जो विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्य, और ये 28 राज्य हैं इनके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो लोग भाग नहीं लेते हैं वो कौन कौन है। तीसरी बात, जो संसद के मनोनीत सदस्य हैं, मनोनीत, वो इसमें भाग नहीं लेते। चौथा, जिन राज्यों में विधान परिषद है तो वहां की जो विधान परिषद है उसके सदस्य इसमें भाग नहीं लेते। आपको ये भी याद रखना है यानी एमएलसी। तो अब देखिए, पहला कथन था राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य वोट दे सकते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था कि इसमें केवल निर्वाचित सदस्य, तो ये तो गलत था। दूसरा, संघ राज्य क्षेत्रों में से केवल दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने के हकदार हैं। ये भी गलत था क्योंकि इसके दिल्ली के साथ साथ इसमें पुडुचेरी भी था। तो अब हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 213 में किया गया है। दूसरा, जब संसद के दोनों सदनों का सत्र चल रहा हो उस समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकते। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। पहला, ए ऑप्शन है केवल एक, बी ऑप्शन है केवल दो और सी एक और दो और डी ना तो एक और ना तो दो। तो इसका सही जवाब जो है बी ऑप्शन यानी कथन दो सही है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग पहला कथन क्यों नहीं सही है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो अनुच्छेद 123 है वो राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है, ना कि 213। तो ये गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन ठीक है। अब हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ये सवाल असर्शन और रीजन का है, तो आपको ध्यान रखना है। असर्शन में आपसे पूछा गया कि भारत एक गणराज्य है और जो रीजन है देश का प्रमुख जनता द्वारा निर्वाचित होता है। ऐसे सवालों में क्या कीजिए आप लोग, इन दोनों के बीच में एक शब्द रख लीजिए क्योंकि या बिकॉज इंग्लिश में। तो इससे क्या होगा कि आपको अच्छे से सॉल्व करने में सहायता हो जाएगी, क्योंकि भारत एक गणराज्य है
ये तो कथन है, और कारण देश का प्रमुख जनता द्वारा निर्वाचित होता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। भारत इसलिए गणराज्य है क्योंकि यहाँ का जो राष्ट्र प्रमुख है या देश प्रमुख है वो जनता द्वारा निर्वाचित होता है। जब पहला कथन भी सही है और जो रीजन है वो इसकी सही व्याख्या भी करता है, तो इसका सही जवाब ए होगा, आपको ध्यान रखना है। इसी में ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अब हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, न्यायालय इसका पुनर्विलोकन नहीं कर सकता। दूसरा, इसका प्रावधान अनुच्छेद 123 में है। अब आपको उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है बताना है, केवल एक, केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना तो दो। इसका सही जवाब जो है बी ऑप्शन है। अभी हम लोगों ने देखा था कि जो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो अनुच्छेद 123 में है, और पहला जो कथन है न्यायालय इसका पुनर्विलोकन नहीं कर सकता, ये गलत है, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन द्वारा न्यायालय को यह शक्ति दी गई कि वो राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति का पुनर्विलोकन कर सकता है, आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही नहीं है या है, आपको बताना है। पहला कथन है, वह संसद के किसी भी सदन या संसदीय समिति की बैठक में भाग नहीं ले सकता। दूसरा, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। पहला कथन है केवल एक, दूसरा केवल दो, और सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना तो दो। इसका सही जवाब जो है बी ऑप्शन है। तो देखिए, पहला कथन आपसे पूछा गया था कि वह संसद के किसी भी सदन या संसदीय समिति का बैठक में भाग नहीं ले सकता, ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि जो महान्यायवादी है, आपको मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, अनुच्छेद 76 के तहत इसका प्रावधान है, और ये जो संसद है उसके किसी भी सदन में बैठ सकता है, बोल सकता है, और संसदीय समिति की बैठकों में भी भाग ले सकता है, लेकिन वह मत नहीं दे सकता, मत नहीं दे सकता है, बस इतना ध्यान रखना है। तो ये गलत होगा। और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, ये ठीक है। अब हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को दिल्ली के लिए विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद के गठन की शक्ति प्रदान की गई थी? पहला ऑप्शन है 52वें संशोधन द्वारा, दूसरा ऑप्शन है 69वें संविधान संशोधन द्वारा, और सी 42वें संशोधन द्वारा, और डी 61वें संविधान संशोधन द्वारा। इसका सही जवाब जो है बी ऑप्शन है, यानी 69वें संशोधन द्वारा, जो 1991 में किया गया था। और ये जो 52वां संविधान संशोधन था 1985 में राजीव गांधी जी की सरकार में किया गया था। इसका जो संबंध था दल बदल कानून से था, दल बदल, आपको ध्यान रखना है। और जो सी 1976 में जब आपातकाल था तो श्रीमती गांधी जी, इंदिरा गांधी द्वारा ये संशोधन किया गया था। इसको लघु संविधान भी कहते हैं। संशोधन इसमें इतने ज्यादा किए गए थे तो कुछ लोगों ने इसे लघु संविधान कहा। और जो डी 61वां, इसमें आपको पता होगा कि जो चुनाव में मत देने की आयु है उसको घटाया गया था। पहले 21 वर्ष थी, इसके द्वारा 18 वर्ष कर दी गई, तो ध्यान रखना है। अब हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, ग्राम सभा क्या है? पहला, ये उन लोगों का एक समूह है जो राज्य विधायिका में नामित है। दूसरा, केवल बुजुर्ग पुरुष जनसंख्या की एक संगठित सार्वजनिक बैठक। और सी, एक गांव की एक सभा जिसमें सभी पंजीकृत मतदाता हैं। डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो है सी ऑप्शन, यानी एक गांव की एक सभा जिसमें सभी पंजीकृत मतदाता हैं। अब हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन स्थानीय शासन निकायों का नियतकालिक चुनाव करवाना अनिवार्य बनाता है? पहला 73वां, और जो बी ऑप्शन है 97वां, और सी 52वां, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो है ए ऑप्शन है, यानी 73वां। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि 1992 में 73वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसके तहत जो पंचायतें थी उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया था, और ये प्रावधान किया गया था कि उसमें हर 5 वर्ष में चुनाव कराए जाएंगे, आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन। अब हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है ये। राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है या है, आपको बताना है। पहला कथन,
इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों को राज्यपाल द्वारा हटाया जाता है। दूसरा कथन, इसके सदस्य 5 वर्ष की अवधि के लिए या 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं। अब आपको उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है या है बताना है। पहला केवल एक, दूसरा केवल दो, और सी एक और दो, और डी ना तो एक और ना तो दो। इसका सही जवाब है डी ऑप्शन। देखिए, इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों को राज्यपाल द्वारा नियुक्त तो किया जाता है, लेकिन हटाया सिर्फ राष्ट्रपति द्वारा जाता है। ये आपको ध्यान रखना, इस प्रकार ये गलत होगा। दूसरा कथन, इसके सदस्य 5 वर्ष की अवधि के लिए, यहाँ पे 5 वर्ष नहीं 6 वर्ष है। ये 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं, ये ठीक है इतना। जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे किसी भी व्यक्ति की मान लो 58 वर्ष आयु है, ठीक है। अब अगर उसको इसका सदस्य या अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाता है, तो वो जैसे 62 वर्ष है तो 4 साल तक इसका सदस्य या अध्यक्ष रहेगा और उसके बाद रिटायर हो जाएगा, ठीक है। अगर और दूसरी बात, अगर मान लो किसी की एज ऐसे हो, जैसे यहाँ पे रख लो आप 66, तो क्या होगा फिर वो 62 वर्ष तक रहेगा, क्योंकि ये 6 वर्ष कार्यकाल अधिकतम है। और इसमें हमने देखा था कि 2 वर्ष इधर बढ़ गए तो उधर कम हो जाएंगे, तो ध्यान रखना है आपको। अब हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, भारत के निर्वाचन आयुक्तों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है। पहला ऑप्शन राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन प्रधानमंत्री, और सी ऑप्शन राज्यसभा, और डी इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब जो है ए ऑप्शन है, यानी भारत का प्रेसिडेंट। अब हम लोग आज के अभ्यास प्रश्न पर आते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न है, पीएम केयर्स फंड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसका गठन कोविड-19 से उत्पन्न हुई स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए किया गया। दूसरा, इसमें कंपनियों द्वारा दिए गए दान को सीएसआर यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत नहीं माना जाएगा। तीसरा, इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री हैं। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। पहला ऑप्शन है 1 और 2, और दूसरा ऑप्शन है केवल 2 और 3, और तीसरा ऑप्शन है सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इसका सही जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। हम लोग इस सवाल के जवाब के साथ तथा कुछ अन्य सवालों के साथ अगले सेशन में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए तथा सेशन देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।